नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट का सेमेस्टर 2 में ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से ली गई है। इसमें ऐतिहासिक कथा में स्त्री के अधिकार की समस्याओं को पूरे जोर शोर से उठाया गया है। ये पंक्तियां ध्रुव स्वामिनी कहती है, ध्रुव स्वामिनी के द्वारा बोली जाती है। वह कहती है कि यह तो मैं जानती हूँ, इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव मौन अपमान संचित है। तो राजकुल माने राजवंश। कौन सा राजवंश था? गुप्त काल का राजवंश था। अंतःपुर, अंतःपुर माने महल, महल के अंदर। नीरव माने मौन, संचित माने इकट्ठा हुआ है। तो ध्रुव स्वामिनी अपनी दासी इसके पास खड्गधारिणी नियुक्त की हुई थी, उससे कहती है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजमहल के, इस गुप्त वंश में, राजवंश में के महल में मेरे लिए न जाने कब से मौन अपमान संचित कर रखा। संचित माने इकट्ठा कर रखा, कितने वर्षों से मेरे लिए, जो मुझे आते ही मिला है। यानी कि उसका रामगुप्त से विवाह हो जाता तो उसको आते ही मिला है। न रामगुप्त बात करता है और न ही और कोई सदस्य, किंतु तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि तुम जैसी दासियां हैं, यानी कि दासियां भी उससे बात नहीं करती हैं, तो वह दासियों को कहती है कि तुम जैसी दासियों से भी मुझको यही मौन मिलेगा। इसी शैलमाला, शैलमाला माने पर्वतमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, तुम कुछ मेरे से बात करो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शैली है और संवाद कर रही है। किससे बातें कर रही है? वह दासी से बात कर रही है। अनुभूति बिंब का प्रयोग किया है। ये पंक्ति ध्रुव स्वामिनी अपनी दासी खड्गधारिणी से कह रही है कि क्या तुम भी मौन हो? जो खड्गधारिणी थी वह मौन रहने का अभिनय करती है। तो ध्रुव स्वामिनी उससे पूछते तो क्या तुम मूक हो? मूक माने गूंगी हो। क्या तुम गूंगी हो, कुछ नहीं बोल सकोगी? तुम कुछ बोल न सको तो मेरी बातों का उत्तर भी न दो। यानी यदि तुम बोल भी नहीं सकती हो तो मेरी बातों का, किसी बात का उत्तर भी नहीं दे सकती हो। इसीलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। इसीलिए इस राजमहल के सदस्यों में, अंतःपुर में मेरी सेवा में नियुक्त किया गया है। यह ऐसा है, यह सहन योग्य नहीं है। राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन, निदर्शन माने उदाहरण, तो इस संपूर्ण राजकुल में एक भी मनुष्यता का उदाहरण नहीं है, मानवता का एक भी उदाहरण उसे नहीं मिला है जो उससे बात कर सके। ये पंक्ति खड्गधारिणी की है, जो ध्रुव स्वामिनी को बताती है कि, समझाती है कि देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं होता। प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन यानी चुप रह जाना, मौन माने चुप रह जाना बुरी बात नहीं होती। मुझे अपनी दासी समझिए। खड्गधारिणी उसको कह रही है कि मुझे अपनी दासी समझिए। इन अवरोधों, अवरोध माने रुकावट या बाधा के भीतर मैं गूंगी हूँ। मैं अवरोध की परिस्थिति में मैं गूंगी का अभिनय कर रही हूँ, या संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। या संदिग्ध माने संदेह न रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। संदिग्ध होने पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पग पग पर कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। तो इसकी भी भाषा शैली सहज सरल खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया, संवाद किया जा रहा है। यहाँ पर संवाद शब्द शैली का प्रयोग किया है। किससे संवाद हो रहा है? खड्गधारिणी और ध्रुव स्वामिनी से संवाद शैली का प्रयोग किया। प्रस्तुत पंक्तियां ध्रुव स्वामिनी का कथन है, भला मैं क्या कर सकती हूँ जो
वह अपनी सेवा में नियुक्त खड्गधारिणी से उसकी इस बात की प्रतिक्रिया में कहती है कि वह अपने पति सम्राट रामगुप्त से क्या कह करके कुमार चंद्रगुप्त का उपकार करवाएगी। वह भ्रूस्वामिनी कहती है, भला मैं क्या कर सकती हूँ, चंद्रगुप्त के ऊपर क्या उपकार, क्या कोई मंत्री पद भी नहीं दिला सकती। मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। तो भ्रूस्वामिनी कहती है, मैं तो अभी तक अपने प्राणों की कीमत भी नहीं समझ आई है जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यानी कि मेरे ऊपर राजा का कितनी कृपा है, मैं इस भाव को भी नहीं जानती। यह भी मैं आज तक न जान सकी कि मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण नहीं सुना। संभाषण माने वार्तालाप। मैंने राजा रामगुप्त के साथ कभी भी वार्तालाप नहीं किया है। वह तो विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त रहते हैं। राजा है वह हमेशा मदिरा पिलाने वाली विलासिनी दासियों के हाथों में मदिरा पी करके उन्मुक्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। उन्हें अपने आनंद से अवकाश माने फुर्सत नहीं है उनको, उन्होंने उनसे फुर्सत नहीं ली है, तो आकर मेरी कब सूझ लेंगे। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां खड्गधारिणी का कथन है। खड्गधारिणी जो भ्रूस्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को जानने के लिए रामगुप्त द्वारा उसकी सेवा में नियुक्त की गई है। भ्रूस्वामिनी द्वारा अपनी निराश उदासी व्यवस्था का जाहिर करने पर उसे उत्तेजित करती है ताकि वह चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को खुलकर प्रकट करे। तो खड्गधारिणी कहती है, देवी, हे महादेवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर गई है। वल्लरी माने लता, लता जो झरना पहाड़ी के समीप, झरना पानी का झरना गिर रहा था उसके समीप से एक लता पहाड़ी पर चढ़ी हुई है। उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएगी कि वह काई की जाति की है। नन्ही नन्ही माने छोटी छोटी, काई जाति माने बेल की एक प्रजाति होती है जो चिकने पत्तों की होती है। तो उसके बारे में कहती है, लता की छोटी छोटी पत्तियों को ध्यान से देखें तो आपको यह बात अच्छी समझ में आ जाएगी कि लता मूलतः काई जाति की बेल है। किसकी है? काई जाति की बेल है। यही लता अपने मूल रूप में अपने ऊपर पांव रखने वालों पर प्राणों की अक्षमता को बढ़ा लेने पर वही काई विचलन माने फिसलन, यह बन करके गिरा सकती है। जब कोई काई जाति की इस बेल के ऊपर पैर रखता है तो फिसलन के कारण वह गिर पड़ता है। तो आगे कहती है कि यह लता मूल रूप से अपने ऊपर पांव रख लेने वालों को फिसलाकर गिरा सकती थी, अब अपने प्राणों की अक्षमता बढ़ा लेने पर इतनी मजबूत हो गई है, न केवल स्वयं पहाड़ी पर चढ़ गई है अपितु दूसरों को भी ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन जाती है। अवलंबन माने सहारा बन जाती है। तो अन्य लोगों को भी पहाड़ी पर चढ़ने का सहारा बन गई है। खड्गधारिणी का यह है कि भ्रूस्वामिनी को भी अपने आत्मबल को जगाना चाहिए। काई की तरह न केवल कुचलने वाले रामगुप्त को धराशायी कर देना चाहिए, अपनी शक्ति संचय करके चंद्रगुप्त को सहारा प्रदान करना चाहिए, ये कह रहा था। इसके मन ये पंक्ति भ्रूस्वामिनी की है, जो खड्गधारिणी के प्रेरणा शब्द कथन को सुनने के बाद कहती है कि उसे अपने आत्म बल बढ़ा करके रामगुप्त को कुचलने और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पर भ्रूस्वामिनी खड्गधारिणी से कहती है, जो कुछ कह रही है वह अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो बहुत दूर की बात है, निकट भविष्य में संभव नहीं है। कितनी कठोरता है रामगुप्त के व्यवहार में, जो रामगुप्त की कठोरता का अफसोस प्रकट करते हुए कहती है, उसका हृदय कितना कठोर है। मनुष्य के
हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुसाता है? क्योंकि रामगुप्त कायर था, दारू पीता था, मदप था और विलासी था, इसलिए उसके हृदय में देवताओं को हटा करके कौन घुसाता है? राक्षस घुसाता है। और कुमार कौन है? चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त है, जो प्रेम और सरलता, स्निग्ध माने प्रेम, सरल सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। यानी कि वह साक्षात मूर्ति है, उसको देखकर संसार का कोई भी प्राणी उसको पुलकित माने आनंदित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई है। आश्चर्य की बात है कि भाई भाई के स्वभाव में कितना बड़ा अंतर है। तो इसकी भाषा भी सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, सर्वत्र विद्यमान है और संवाद किया गया है, संवाद शैली का प्रयोग। ये पंक्तियां दासी का कथन है। वह सायंकाल होने पर महादेवी ध्रुव स्वामिनी को अंदर ले जाने के लिए आई है। तो दासी कहती है, देखिए संध्या का आगमन हो गया है। संध्या काल का देवी वनस्पतियां जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह शिथिल यानी सोने लगी हैं। देखिए न वयोम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्नता पूर्वक कोलाहल से लौट रहा है। तो जो नीड़ों माने घोंसले, जो पक्षी हैं, आकाश वयोम माने आकाश में विचरने वाले पक्षियों का झुंड भी अपने घोंसलों में प्रसन्नता पूर्वक कोलाहल करते हुए लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं हुई है? आगे कहती है, क्या आपकी अभी भीतर लौटने की, शिविर में लौटने की इच्छा नहीं है? तो ये उसको चिंता करते करते तो देखता हूं मुझे मर जाना ही पड़ेगा। ये रामगुप्त का कथन है। रामगुप्त को एक चिंताजनक समाचार लेकर के एक प्रतिहारिणी आती है। तो उसके ऊपर कहता है, रामगुप्त प्रतिहारिणी से कहता है कि उसके सामने एक के बाद एक चिंताजनक समाचार आ रहा है, तो ऐसे चिंता करते करते तो एकदम मेरे को मर जाना ही पड़ेगा। फिर वह प्रतिहारिणी को ठहरने के लिए कहता है और वहीं पर खड्गधारिणी सी ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्रेम करती है या नहीं। तो प्रतिहारिणी को ठहरने के लिए कहता है और खड्गधारिणी से कहता है कि ठीक है, उसने अपना काम अच्छी से किया, परंतु वह इस बात को अब पूरी तरह से समझ नहीं सका है कि वह चंद्रगुप्त से प्यार करती है या नहीं है। इस प्रकार उसने अब भी संदेहजनक स्थिति उसकी। ये कथन रामगुप्त का है। रामगुप्त अब उसको चिंताजनक जो सकराज के आक्रमण की चिंता की बात को सुनकर भी नहीं सुनता है। वह ध्रुव स्वामिनी के मनोभावों को जान करके शंकित होता है। तो वह कहता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रह करके प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, तो इसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता है। उद्वेलित माने प्रकट होता है। तो ऐसा यानी कि ऐसी नारी जो प्रेम रस में यानी दूसरे के ख्याल में रहती है, तो उसे शंका है कि न जाने ध्रुव स्वामिनी उसे कब छोड़ बैठे। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त पता न कब उसका राज्य को हड़क ले। इसीलिए एक गंभीर रस, व्यापक रस उसको उद्वेलित करता रहता है, उसको परेशान करता रहता है। इसीलिए मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।